नमस्कार दोस्तों, मैं अनुरंग सिंह स्वागत करता हूं आपका राजस्थान सरकार और वेदांता की CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे कक्षा 12 के इतिहास विषय का अध्याय 5, जिसका नाम था उपनिवेशवादी आक्रमण। दोस्तों, आज के इस भाग में हम बात करेंगे उपनिवेशवादी आक्रमण की 1857 की जो क्रांति वाला जो टॉपिक है, उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों पे हम चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने इस पूरे भाग को 1857 की जो क्रांति का जो टॉपिक है, जो विषय है, इस पर हमने विस्तार से चर्चा कर ली थी। उन भागों में हमने देखा था कि किस प्रकार भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आती है और वो भारत के एक बड़े भूभाग पर अधिकार कर लेती है, और उसकी जो नीतियाँ थी, उसकी जो युद्ध नीतियाँ थी और उनकी अन्य जो नीतियाँ थी, उसकी वजह से भारत में 1857 की क्रांति होती है। उसके क्या क्या प्रमुख कारण थे, इस पर विस्तार से बात की थी। इसके अलावा हमने देखा था कि ये क्रांति जो थी कहाँ से शुरू हुई और भारत के कौन कौन से जो भाग थे वो प्रमुख रूप से वहाँ ये क्रांति फैली थी। उसके प्रमुख केंद्रों की बात की थी, इस क्रांति के प्रमुख नायकों की बात की थी, और देखा था कि कौन कौन से अंग्रेज अधिकारी थे जिन्होंने इस विद्रोह के दमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके अलावा हमने ये देखा था कि इस क्रांति की असफलता के क्या कारण थे, और इस क्रांति के बाद भारत में क्या क्या परिवर्तन आए, विशेषकर ईस्ट इंडिया कंपनी की समाप्ति हम देखते हैं इसके परिणाम के रूप में, और भी कई परिणाम इसके निकले थे। और इसके अलावा हमने इसके स्वरूप पर भी बात की थी। तो पूरे विस्तार से ये 1857 की क्रांति हम पढ़ चुके हैं, और आज के भाग में हम बात करेंगे 1857 की जो क्रांति की जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। और इसमें हमने सभी तरह के प्रश्न हमेशा की तरह शामिल किए हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है आपके लिए, अति लघुत्रात्मक प्रश्न है आपके लिए, लघुत्रात्मक है, और निबंधात्मक प्रश्न भी वहां है। तो सभी तरह के प्रश्न हमने यहां शामिल किए हैं। तो आप हमेशा की तरह यहां मैं जैसे बार बार कहता हूं कि यहां हमने महत्वपूर्ण प्रश्न ही आपके लिए लिए हैं। इसके अलावा भी और भी प्रश्न बन सकते हैं आपकी किताब से, या आपकी जो किताब के पीछे के जो प्रश्न हैं वो भी हो सकते हैं, और इसके अलावा आपके मन में भी कई प्रश्न हो सकते हैं। तो आप हमें उन्हें कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। और इसके अलावा ध्यान रहे कि ये जो प्रश्न है ये आप जरूर अपनी कॉपी में नोट करते चलें। वीडियो को जहां आपको लगता है कि प्रश्न को आपको ढंग से लिखना है, वहां वीडियो को आप पॉज कर सकते हैं, आराम से प्रश्नों को लिख सकते हैं। कोई डाउट है तो हमें आप इसके बारे में जानकारी दे सकते हैं, पता कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की। दोस्तों, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के जो उत्तर हैं आपको पता है, केवल एक सीधा इसका तथ्यात्मक उत्तर होते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की बात करें या फिर हम अति लघुत्रात्मक प्रश्नों की बात करें, केवल इनमें आपको तथ्य प्रस्तुत करने होते हैं। तो जो तथ्य हैं वो सीधे सीधे तथ्य आपको याद होने चाहिए। पहला ही प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला प्रश्न है, 1857 की क्रांति को पूर्व योजना अनुसार किस समय शुरू किया जाना था? अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों में शामिल, कि ये क्रांति जो थी वो कब शुरू हुई बात अलग, लेकिन इस क्रांति के लिए कौन सा समय तय किया गया था। और हमारे जो ऑप्शंस यहाँ पर हमारे सामने दिए गए हैं वो हैं 31 मई 1857, 10 मई 1857, 30 मार्च 1857 या 10 जून 1857। तो कौन सा ऑप्शन इसका, कौन सा विकल्प इसका सही उत्तर है, आइए देख लेते हैं। दोस्तों, इसका सही उत्तर है उत्तर अ, यानी कि 31 मई 1857। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। अगर आपको पता है कि इस क्रांति के लिए जो पहले जो तिथि तय की गई थी वो 31 मई 1857 की तिथि की गई थी, जो पूरे भारत में इस विद्रोह की तारीख थी। लेकिन हम देखते हैं कि मेरठ में एक विद्रोह होता है, एक सैनिक विद्रोह होता है 10 मई 1857 को। इसकी वजह से ये जो क्रांति का जो शुरू होने का समय माना जाता है वो 10 मई 1857 माना जाता है, जबकि जो तय समय था, पूर्व योजना अनुसार इस क्रांति को प्रारंभ किया जाना था 31 मई को। और दोस्तों, इसी वजह से ये जो समय से पूर्व जो क्रांति हो गई थी, इसको भी इस क्रांति की असफलता के लिए एक प्रमुख कारण माना जाता है, क्योंकि अंग्रेज जो थे वो अंग्रेज सतर्क हो गए थे इस क्रांति को दबाने के लिए, और एक साथ पूरे भारत में नहीं फैल पाने के कारण इस क्रांति में वो ताकत नहीं आ पाई जो इस क्रांति की ताकत थी। इस वजह से ये एक प्रमुख कारण है। बहरहाल आपको ये समझना है कि ये क्रांति की जो योजना थी पहले 31 मई 1857 की थी, लेकिन ये 10 मई 1857 को शुरू हो गई। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 10 मई 1857 को स्वाधीनता संग्राम की शुरुआत कहाँ से हुई? अभी हमने बात की है 1857 की जो क्रांति थी उसकी शुरुआत 10 मई 1857 को हुई है, लेकिन ये कहाँ से हुई थी, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो आपके पास ऑप्शंस हैं दिल्ली, बैरकपुर, कानपुर और मेरठ। ये सभी महत्वपूर्ण केंद्र थे क्रांति के, लेकिन इनमें से कहाँ से ये क्रांति शुरू हुई थी? देख लेते हैं इसका उत्तर क्या है। इसका उत्तर है ऑप्शन द, यानी कि मेरठ में शुरू हुई थी। हमने देखा था कि इसीलिए इस क्रांति को हम मेरठ विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। जो 10 मई को जो विद्रोह हुआ था उसे मेरठ विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। हमने देखा था कि अंग्रेजों ने जब वहाँ उस कैवेलरी को जो वहाँ की थी उसको भंग कर दिया था, तो
उस कैवलरी को भंग करने की वजह से, क्योंकि इस कैवलरी के जो सिपाही थे इन्होंने चर्बी वाले कारतूसों के इस्तेमाल के लिए मना कर दिया था, इसी वजह से ये कैवलरी भंग कर दी गई थी। और इस बात से नाराज होकर वहाँ के जो सिपाही थे उन्होंने विद्रोह कर दिया था, वहाँ के जो अंग्रेज अधिकारी थे उनकी हत्या कर दी थी, अपने साथी जो कैदी थे उनको छुड़ा लिया था, और वो सब मिलकर अगले दिन दिल्ली पहुँच गए थे और वहाँ उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना नेता चुन लिया था। तो इस वजह से ये जो क्रांति है वो कहाँ से शुरू मानी जाती है? मेरठ से शुरू मानी जाती है। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। गोद नीति लागू करने वाला पहला, गोद निषेध नीति लागू करने वाला पहला गवर्नर, गोद निषेध नीति लागू करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? देखिए, गोद निषेध नीति के बारे में आप सभी जानते हैं कि भारत में ये परंपरा थी कि अगर किसी राजा के, किसी शासक के या किसी व्यक्ति कोई संतान नहीं होती तो वो गोद ले सकता है और उसे कानूनी रूप से मान्यता होती थी। लेकिन जब अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने ये एक नीति बना दी गोद निषेध नीति के तहत, जिसमें गवर्नर जनरल जो भी उत्तर होगा इसका, उनकी प्रमुख भूमिका थी कि कोई भी शासक अगर उसका कोई पैतृक, इसका कोई उत्तराधिकारी नहीं होता है तो वो अपने किसी सगे संबंधी से कोई किसी को गोद नहीं ले सकता। तो गोद निषेध का मतलब उसके, अगर किसी शासक के, कोई राजा के या कोई जमींदार या जो भी शासक वर्ग था उसके कोई उत्तराधिकारी नहीं है तो वो गोद लेंगे, वो जो दत्तक पुत्र जो होगा वो उनका उत्तराधिकारी, वैधानिक उत्तराधिकारी नहीं माना जाएगा। तो गोद निषेध नीति ये थी। तो गोद निषेध नीति जो लागू करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? आपके पास ऑप्शंस हैं, लॉर्ड डलहौजी, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेस्ली या कॉर्नवालिस। आइए देख लेते हैं इसका उत्तर क्या है। इसका उत्तर है ऑप्शन अ, यानी लॉर्ड डलहौजी। तो याद रखिए, लॉर्ड डलहौजी जो थे उन्होंने गोद निषेध नीति लागू करने वाले गवर्नर जनरल थे। परीक्षा की दृष्टि से अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछते हैं आपसे कि गोद निषेध नीति को लागू किसने किया। तो याद रखिए, गोद निषेध नीति को लागू करने वाला गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी। आगे बढ़ते हैं, चौथा प्रश्न लेते हैं। दक्षिण भारत में 1857 के संग्राम को गति देने वाला नायक कौन था? दोस्तों, ऐसा माना जाता है अभी तक कि ये जो क्रांति थी ये मुख्य रूप से उत्तर भारत में ही फैलती है, लेकिन हाल में कुछ अनुसंधान हुए इतिहास में जिनसे पता चलता है कि ये क्रांति ना केवल उत्तर भारत में बल्कि दक्षिण भारत में भी फैली थी। तो यहाँ प्रश्न ये है कि दक्षिण भारत में 1857 के संग्राम को गति देने वाला नायक कौन था? दक्षिण भारत में जो प्रमुख नायक था इसका क्रांति का, वो कौन था? तो ऑप्शंस हमारे पास हैं, कुंवर सिंह, तात्या टोपे, रंगा बापूजी गुप्ते या खुशहाल सिंह। देखते हैं इसका उत्तर क्या है। इसका उत्तर है ऑप्शन स, यानी रंगा बापूजी गुप्ते। तो ध्यान रखिए, दक्षिण भारत में जो 1857 की क्रांति थी उसका जो प्रमुख नायक है वो कौन है? रंगा बापूजी गुप्ते। याद रखें इसका नाम, रंगा बापूजी गुप्ते दक्षिण भारत में प्रमुख नायक थे क्रांति के। अगला प्रश्न लेते हैं। राजस्थान में क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? दोस्तों, इस भाग में क्योंकि हमने आपको बताया था कि 1857 की क्रांति का जो अध्ययन है आप एक अलग अध्याय में भी करेंगे, लेकिन क्योंकि हमने कुछ बातें तो क्रांति की, राजस्थान में किस तरह से क्रांति फैली उसके बारे में कुछ तथ्य हमने देखे थे जब हमने 1857 की क्रांति के विभिन्न केंद्रों की बात की थी, कहाँ कहाँ क्रांति फैली। तो राजस्थान में क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? ऑप्शंस हमारे पास है, नीमच, नसीराबाद, मारवाड़ या मेवाड़। देख लेते हैं। ऑप्शन है हमारे यहाँ पर नसीराबाद। राजस्थान में क्रांति की शुरुआत कहाँ से होती? नसीराबाद, सैनिक छावनी जो थी नसीराबाद की, वहां से इस क्रांति की शुरुआत होती राजस्थान में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। आउवा का संबंध किससे है? देखिए, आउवा का संबंध किससे है? यहाँ पर ऑप्शन है, यहाँ सेना नायक दिए हुए हैं कुछ आपको, या कुछ शासक दिए हुए हैं। पहला है राम सिंह, दूसरा है खुशहाल सिंह, लक्ष्मण सिंह या जोरावर सिंह। तो आउवा जो जगह थी उसका संबंध, जहां पर क्रांति हुई थी 1857 की, उस क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? प्रश्न आपसे ये पूछना चाह रहा है। तो देखते हैं इसका उत्तर क्या है। इसका उत्तर है ऑप्शन ब, यानी खुशहाल सिंह। आपको पता दोस्तों, आउवा के जो ठाकुर खुशहाल सिंह थे उन्होंने अंग्रेजों से संघर्ष किया था 1857 की क्रांति के दौरान। तो राजस्थान में हालांकि जो अधिकांश राजे रजवाड़े थे, अधिकांश जो देसी रियासतें थी, उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी राजस्थान में ये क्रांति फैली थी। इससे राजस्थान इस क्रांति से अछूता नहीं था। और राजस्थान में एक प्रमुख जो नाम इस क्रांति में गिना जाता है वो है आउवा के ठाकुर खुशहाल सिंह, जिन्होंने अंग्रेजों को कई जगह पराजित भी किया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न मानता हूं मैं इसे, क्योंकि इस प्रश्न में आपके कई तरह के जो तथ्य हैं आपको सीखने को मिलते हैं। और सबसे अच्छे, अगर आपको इस प्रश्न की तैयारी है तो आप ऐसा मान के चल सकते हैं कि आपकी 4 या 5 प्रश्नों की तैयारी आप एक साथ कर लेते हैं। तो मेरी तरफ से ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आप इनका ध्यान रखिए अच्छी तरह से। हमेशा जब हम प्रश्नों की बात करते हैं आपको इस बारे में आगाह जरूर करते हैं कि इस तरह के प्रश्न आप जरूर ध्यान रखें और तैयार करें अपनी तरफ से भी। तो सुमेलित करना आपको, और यहाँ आपको क्रांति के केंद्र दिए गए एक तरफ
और एक तरफ उनके नायक दिए गए कि नायक का मतलब किसने नेतृत्व किया था वहाँ पर। जैसे इसमें आपको क्रांति की जो प्रमुख केंद्र दे रखे हैं वो है दिल्ली है, कानपुर है, लखनऊ है, झांसी है, बिहार है। और जो नायक हैं उनकी अगर बात करें तो रानी लक्ष्मीबाई है, नाना साहिब है, बहादुर शाह है, बेगम हजरत महल है और कुंवर सिंह है। तो ये प्रमुख नायक इस क्रांति के हैं। तो आपको सुमेलित करना है इसको। देख लेते हैं कि क्या हो सकता है इसका उत्तर। देखिए दोस्तों, इसमें ऑप्शन सी आपका उत्तर है, लेकिन हम देखते हैं कि दिल्ली जो थी, दिल्ली में क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। आप सब जानते हैं दिल्ली में क्रांति का नेतृत्व किया था बहादुर शाह प्रथम ने। बहादुर शाह प्रथम या बहादुर शाह जफर के नाम से इनको हम जानते हैं। आपको पता है ये अंतिम मुगल बादशाह थे और बहादुर शाह जफर ने क्रांति का नेतृत्व ना केवल दिल्ली में किया था बल्कि जो पूरे भारत में जो क्रांति थी उसके ये नायक माने जाते हैं। तो क्रांति इनके नेतृत्व में लड़ी गई थी, याद रखिए। तो दिल्ली में क्रांति का नेतृत्व किसने किया? बहादुर शाह प्रथम ने। हालांकि इनके बख्त खां जो थे, इनके सेनापति थे, उन्होंने मुख्य रूप से अंग्रेजों से संघर्ष किया, अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी, उन्होंने लड़ी। दूसरा सेंटर हमारा कानपुर है। कानपुर में आपको पता है, कानपुर में जो विद्रोह का नेतृत्व किया था, इस क्रांति का नेतृत्व किया था, वो थे नाना साहिब, जो कि पेशवा बाजीराव द्वितीय जो थे उनके दत्तक पुत्र थे। क्योंकि उनके कोई पुत्र नहीं था तो उन्होंने गोद लिया था, और क्योंकि अंग्रेजों ने गोद निषेध नीति लागू कर दी थी तो जो नाना साहिब था उनको पूना की जागीर नहीं दी गई, उन्हें पूना से निकाल दिया गया और ये कानपुर आ गए थे। और इसी वजह से इनके मन में अंग्रेजों के प्रति विद्रोह की भावना थी, और जब विद्रोह भड़का तो इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध खुलकर विद्रोह में सामने आए थे। और इनके साथ तात्या टोपे भी जो थे, इन्होंने भी अंग्रेजों के साथ लंबा संघर्ष किया था। अब बात करें लखनऊ की, तो लखनऊ में विद्रोह का नायक कौन था? लखनऊ में दोस्तों विद्रोह के नायक बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल जो थी वो, उन्होंने लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया था। आपको पता है इन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया, बल्कि अपने जो पुत्र था ब्रिजेश कद्र जो था उसको अपना विद्रोह, जो नवाब, लखनऊ का नवाब घोषित कर दिया था। तो लखनऊ की बात करें या फिर अवध की बात करें, बात एक ही है। तो बेगम हजरत महल ने लखनऊ में विद्रोहियों का नेतृत्व किया था, क्रांति का नेतृत्व किया था। और बाद में देखते हैं कि वो क्रांति की बाद, जब क्रांति चल रही होती है तो वो अंग्रेज जब उन्हें पराजित हो जाते हैं, लखनऊ पर अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है, तो वो वहाँ से नेपाल चली जाती है। इसके बाद बात करें झांसी, तो झांसी तो आप सभी जानते हैं, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, सभी जानते हैं इस नाम को। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, बुंदे ले हर बोले के मुँह हमने सुनी कहानी थी। बहुत ही प्रसिद्ध कविता है सुभद्रा कुमारी चौहान की, सबको याद है, सबको पता है इस महान वीरांगना के बारे में। तो झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने इस क्रांति का नेतृत्व किया था। और दोस्तों से कहते हैं कि जब अंग्रेजों ने अंतिम जब झांसी पर अधिकार कर लिया था, रानी लक्ष्मीबाई को जब पराजित कर दिया था, उसी दिन से इस क्रांति को समाप्त मान लिया जाता है, क्योंकि कोई बड़ा चेहरा, कोई बड़ा नायक उनके बाद नहीं बचा था इस क्रांति का नेतृत्व करने के लिए। और आपको पता है कि ह्यूज जो था अंग्रेज अधिकारी जो इनके खिलाफ लड़ रहा था, उन्होंने इनकी मृत्यु पर कहा था, इनकी वीरगति भी कहा था कि विद्रोहियों में वो एकमात्र मर्द थी। ये तो इस प्रकार का प्रशंसा जो उनका दुश्मन जो थे वो भी कर रहे थे, तो कितना महान वीरांगना रही होगी, आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसके बाद बात करें बिहार, तो बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किया कुंवर सिंह ने, और इन्होंने कई बार अंग्रेजों को पराजित किया। बावजूद इसके कि वो 80 वर्ष के थे, उन्होंने कई बार अंग्रेजों को पराजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इस प्रकार हमारे ये, तो दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली का ऑप्शन आपका सही होगा, बिल्कुल सही है। इसके अलावा कानपुर की बात करें तो ऑप्शन ब नाना साहिब बिल्कुल सही है। लखनऊ की बात अगर हम करें तो लखनऊ बेगम हजरत महल दे है। झांसी की बात करें तो रानी लक्ष्मीबाई ऐसा ही है बिल्कुल आपका। और बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार में कुंवर सिंह बिल्कुल सही। तो ऑप्शन आपका जो सी है इसका उत्तर बिल्कुल सही है। तो दोस्तों अब बात करते हैं अति लघुतरात्मक प्रश्नों की। तो पहला प्रश्न हमारा है 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? बहुत ही आसान प्रश्न भी हो सकता है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 1857 की जो क्रांति थी उसका नेतृत्व किसने किया था। देख लेते हैं उत्तर। उत्तर है बहादुर शाह प्रथम। 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? बहादुर शाह प्रथम। याद रखिए दोस्तों, इन्होंने न केवल दिल्ली में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था, बल्कि दिल्ली क्योंकि भारत की उस समय राजधानी थी और सत्ता का प्रमुख केंद्र थी, इसी वजह से वो मुगल बादशाह भी थे। तो क्रांतिकारियों ने इन्हें ही अपना नेता या नेता इनको चुना था। तो पूरे भारत की अगर हम बात करेंगे तो अगर पूरे भारत में इस क्रांति का कोई एक नेता माना जाए तो उसे हम बहादुर शाह प्रथम को हम मान सकते हैं। बहादुर शाह जफर जो थे, जो मुगल बादशाह थे, अंतिम मुगल बादशाह, उन्हें इस क्रांति का नेता मान सकते हैं। तो 1857 की क्रांति का नेतृत्व की अगर बात करें, प्रश्न पूछा जाएगा तो बहादुर शाह प्रथम ही आएगा। अलग अलग जगहों पर अलग अलग नायक हैं, नेता हैं, लेकिन यहाँ अगर बात करें पूरे भारत की बात तो यही उत्तर होगा। अगला प्रश्न लेते हैं। 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, तात्कालिक कारण।
तात्कालिक कारण का मतलब दोस्तों है कि क्या वैसे अंग्रेज जो थे पिछले 100 वर्ष, जैसे हमने जब इस 1857 की क्रांति के विस्तार के बारे में बात की थी, इसकी पृष्ठभूमि के बारे में हमने चर्चा की थी, तो हमने देखा था कि किस प्रकार 100 वर्षों में अंग्रेजों ने पूरे भारत में इस तरह की नीतियां लागू की थी कि भारतीय लोगों के मन में उनके प्रति विद्रोह की भावना थी। लेकिन एक ऐसी चिंगारी जिसने इस आग को, उनके मन में जो आग थी उसे संपूर्ण भारत में फैला दिया, वो क्या थी, यानी वो तात्कालिक कारण कौन सा था जिसकी वजह से ये विद्रोह, ये जो क्रांति हुई। देखते हैं दोस्तों, इसका तात्कालिक कारण था चर्बी वाले कारतूस। चर्बी वाले कारतूस आप सब जानते होंगे, चर्बी वाले जो कारतूस है, वो इस चर्बी वाले कारतूसों की जो घटना थी वो प्रमुख कारण थी इस क्रांति का। चर्बी वाले कारतूसों का मतलब दोस्तों ये था कि अंग्रेजों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी विशेषकर हम बात कर सकते हैं, ईस्ट इंडिया, क्योंकि उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत में था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक नई राइफल लेके आए थे वो सैनिकों के लिए, और कहते हैं कि उस राइफल में जो कारतूस था, वो जो इस्तेमाल किया जाने वाला जो कारतूस था, उस कारतूस को इस्तेमाल करने से पहले उसका जो ऊपर जो हिस्सा था, ऊपर का जो हिस्सा था, उसे काटना पड़ता था दांतों से। और ऐसा अफवाह या फिर ऐसी सच्चाई थी या कुछ भी कह सकते हैं कि ऐसा माना जाता है कि वो जो कारतूस था उसके ऊपर सुअर और गाय की चर्बी लगी होती थी, जिसने कि हिंदू और मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई, और इसकी वजह से तत्काल ही क्रांति हुई। तो ये चर्बी वाले जो कारतूस की घटना थी, ये इसकी तात्कालिक कारण मानी जाती है 1857 की क्रांति का। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 3। 1857 की क्रांति को किसने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है? बहुत महत्वपूर्ण। जब हमने इस 1857 की क्रांति के स्वरूप के बारे में चर्चा की थी, तब इस पर बहुत विस्तार से बात की थी कि ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। तो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा है? किस इतिहासकार ने, किस विद्वान ने इसे भारत की आज़ादी का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा है? देखते हैं। ये है वीर सावरकर, वीडी सावरकर कहते हैं। विनायक दामोदर सावरकर जो हैं, वो उन्होंने इस 1857 की क्रांति को भारत की आज़ादी का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है। और वैसे दोस्तों ये बिल्कुल सही मत है, और इसे सर्वमान्य मत भी माना जाता है, क्योंकि इससे पहले अंग्रेजों के विरुद्ध इतने बड़े स्तर पर हम कोई भी संघर्ष होता हुआ नहीं देखते हैं। इसीलिए ये पहला संघर्ष था, एक सब जिसमें कि सामान्य जनता और भारत के लगभग सभी वर्गों ने अंग्रेजों के खिलाफ एक विद्रोह किया था, एक क्रांति की थी। इसीलिए ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना जाना चाहिए। और किसने कहा है, ये नाम याद रखना जरूरी है। वीर सावरकर या वीडी सावरकर जो थे, उन्होंने इसे भारत की आज़ादी का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति में नेतृत्व करने वाली 2 महिलाओं के नाम बताइए। 2 महिलाएं कौन कौन सी थी? 2 महिलाएं देखते हैं। दोस्तों आपको पता है कि इस क्रांति में पुरुष, महिलाएं, लगभग सभी वर्गों ने मिलजुल कर भाग लिया था अंग्रेजों के विरुद्ध। तो देखते हैं इसका उत्तर क्या हो सकता है। इसका उत्तर है 1857 क्रांति की 2 महिलाएं हैं। एक तो रानी लक्ष्मीबाई, सब जानते हैं इनके बारे में, और बेगम हजरत महल। रानी लक्ष्मीबाई और बेगम हजरत महल जो थी, इस 2 महत्वपूर्ण महिलाएं हैं जिन्होंने इस क्रांति में भाग लिया था, और यहाँ भाग नहीं लिया बल्कि उन्होंने नेतृत्व प्रदान किया था। रानी लक्ष्मीबाई की बात करें तो उन्होंने झांसी में इसका नेतृत्व प्रदान किया था, झांसी। और बेगम हजरत महल की बात करें तो इन्होंने लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व प्रदान किया था, इस क्रांति को नेतृत्व प्रदान किया था। और बेगम हजरत महल ने अपने पुत्र ब्रिटिश कद्र को अपना नवाब, लखनऊ का नवाब घोषित कर दिया था, और अंग्रेज़ों से उन्होंने संघर्ष किया था। हालांकि बाद में बेगम हजरत महल जो है वो नेपाल चली जाती है अंग्रेज़ों से संघर्ष होने के बाद, या अंग्रेज़ों का लखनऊ पर जब अधिकार हो जाता है तो बेगम हजरत महल नेपाल चली जाती है। लेकिन झांसी की रानी लक्ष्मीबाई एक प्रमुख चेहरा है, एक प्रमुख नेता है इस पूरी क्रांति का। और हम जब भी 1857 की क्रांति की बात करते हैं दोस्तों, तो हमारे दिमाग में, हमारे मस्तिष्क में अगर कोई तस्वीर उभरती है किसी नेता की, तो सबसे पहले रानी लक्ष्मीबाई की तस्वीर उभरती है, क्योंकि उन्होंने जिस बहादुरी से और जिस देशभक्ति से अंग्रेजों का सामना किया था, वो एक मिसाल बन गई है अपने आप के अंदर पूरे इतिहास में। तो रानी लक्ष्मीबाई ने, क्योंकि अंग्रेजों ने उनका जो राज्य था हड़प लिया था गोद निषेध नीति के तहत, इसीलिए उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध ये शुरुआत में विद्रोह किया। लेकिन बाद में एक तरह से उनकी जो उन्होंने एक पीढ़ियों को प्रेरित करने का काम किया आज़ादी की लड़ाई में। वो आज़ादी की लड़ाई में एक प्रमुख नाम बनकर उभरा हमारे क्रांतिकारियों को प्रेरित करने के लिए, रानी लक्ष्मीबाई। आगे बढ़ते हैं, 5वां प्रश्न लेते हैं। 5वां प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? अच्छा प्रश्न है, भारत का गवर्नर जनरल कौन था? देखते हैं। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, याद रखिए दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग जो थे वो 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल थे।
और इनकी कूटनीति की वजह से, इनकी प्रशासनिक नेतृत्व की क्षमता की वजह से ही ऐसा माना जाता है कि वो इस क्रांति को दबाने में सफल भी रहे थे। इसके अलावा वो एक उदार गवर्नर जनरल के रूप में भी जाने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने जब इलाहाबाद दरबार आयोजित किया गया रानी विक्टोरिया के नेतृत्व में, तो उस समय इन्होंने एक उदार दृष्टिकोण अपनाया विद्रोहियों के प्रति, तो इन्हें उदार गवर्नर जनरल भी कहा जाता है। और एक खास बात यह कि जब भारत में ये जो क्रांति समाप्त हुई और उस समय जो भारत में भारत शासन अधिनियम बना 1858 ईस्वी में, तो उसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और जो भारत का पूरा शासन था वो ताज ने, यानी कि ब्रिटिश संसद ने अपने हाथ में ले लिया। तो इसके बाद जो गवर्नर जनरल था उसका पद समाप्त करके उसे वायसराय कर दिया गया। तो ये प्रथम वायसराय भी माने जाते हैं, याद रखिए, लॉर्ड कैनिंग जो है प्रथम वायसराय भी इन्हें कहा जाता है, वायसराय। वायसराय यानी कि ताज के प्रतिनिधि, यानी कि महारानी के प्रतिनिधि इन्हें कहा गया। और इससे पहले इसे हम गवर्नर जनरल कहते थे, तो ये अंतिम गवर्नर जनरल थे और पहले वायसराय भी थे। तो इस तथ्य को भी आप याद रखें, परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति के समय दक्षिण भारत के 4 प्रमुख केंद्रों के नाम बताइए। यहां बात कर रहे हैं दक्षिण भारत, याद रखिए, दक्षिण भारत के 4 प्रमुख केंद्रों के बारे में आपको बताना है। 4 प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं दक्षिण भारत के? दोस्तों, आपको पता है कि आज के जो नए अनुसंधान हो गए इतिहास में, 1857 की क्रांति को लेकर जो नए अनुसंधान है, नई पुस्तकें लिखी गई, नए ग्रंथ लिखे गए, उनमें बताया गया है कि केवल ये जो क्रांति थी, एक पुराना मत ये था कि केवल ये क्रांति उत्तर भारत में ही फैली थी, लेकिन नए अनुसंधान बताते हैं कि ना केवल ये उत्तर भारत में बल्कि दक्षिण भारत में भी ये क्रांति फैली थी और इसके कुछ प्रमुख केंद्र थे। अगर उनकी बात हम करें तो आप शामिल कर सकते हैं गोवा, सतारा, गोलकुंडा, विशाखापट्टनम आदि को आप शामिल कर सकते हैं दक्षिण भारत के प्रमुख केंद्रों को। तो दोस्तों, अब बात करते हैं लघुत्तरात्मक प्रश्नों की। लघुत्तरात्मक प्रश्नों के बारे में अब हम जो बात करेंगे लघुत्तरात्मक प्रश्नों के बारे में और निबंधात्मक प्रश्नों के बारे में। तो एक बात बता दूं, अभी तक हमने वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में चर्चा की है और अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों को हमने देखा। इन दोनों ही तरह के प्रश्नों में केवल तथ्य आपको प्रस्तुत करने होते हैं अपने उत्तर में, तो सीधा सटीक उत्तर होता है और आपको लिखना होता है। लेकिन अब ये जो प्रश्न आते हैं हमारे पास, लघुत्तरात्मक प्रश्न और निबंधात्मक प्रश्न, उनके बारे में खास बात यह है कि यहाँ हम आपको हमेशा बताता हूँ कि यहाँ पर हम आपको कुछ मुख्य बिंदु देते हैं कि आपके जो उत्तर में वो बिंदु शामिल होने चाहिए और उन्हीं के बाद आपका उत्तर तैयार होना चाहिए। वो जरूरी हैं, वो आवश्यक होते हैं वो बिंदु या वो तथ्य आपके उत्तर में शामिल करने के लिए। लेकिन आपको अपनी भाषा आपकी हो सकती है, आपका जब उत्तर लिखें तो आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं, लेकिन उन सभी चीज़ों को आपको उसमें शामिल करना होता है। इस बात का आप जरूर ध्यान रखें और इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपनी कॉपी में आप उतारते हुए चलें। देखते हैं, पहला प्रश्न है 1857 की क्रांति की असफलता के 2 प्रमुख कारण बताइए। दोस्तों, क्रांति असफल हो गई थी, इसके क्या कारण थे? कई कारण थे, लेकिन हमें यहाँ केवल 2 प्रमुख कारण पूछ रहे हैं आपसे। 2 प्रमुख कारण कौन कौन से थे देखते हैं। तो पहला कारण हम देखते हैं यहाँ पर कुशल एवं योग्य नेतृत्व। आप कोई सा भी कारण ले सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ कोई से भी 2 कारण अपने हिसाब से लिए, आप चाहें तो कोई सा भी कारण ले सकते हैं। तो 1857 की क्रांति की असफलता के 2 प्रमुख कारणों की बात करें तो पहला हमने लिया है कुशल एवं योग्य नेतृत्व का अभाव, जो एक प्रमुख कारण माना जाता है इस क्रांति की असफलता का। क्योंकि दोस्तों देखते हैं कि जब ये मेरठ में ही जब विद्रोह हुआ और क्रांतिकारी कहाँ पहुंचे थे, इसके बाद जो क्रांतिकारी थे वो दिल्ली पहुंचे थे, मेरठ से 50 किलोमीटर दूर दिल्ली वो पहुंचे और वहाँ उन्होंने बहादुर शाह जफर जो मुगल बादशाह थे उन्हें अपना नेता चुना था। लेकिन शुरू में जो बहादुर शाह जफर थे वो इस बात से काफ़ी उन्होंने आनाकानी की, झिझके वो इस बात को लेकर कि उन्होंने क्रांतियों का नेतृत्व करें अथवा नहीं। तो ये कारण था कि उनकी जो उम्र काफ़ी हो चुकी थी, 81 वर्ष के हो चुके थे और उनमें ऐसा माना जाता है कि कुशल नेतृत्व का अभाव भी था, उनके अंदर नेतृत्व क्षमता भी नहीं थी। इसी वजह से बहादुर शाह जफर जो इस पूरी क्रांति के नेता थे वो अपने आप में उतना कुशल नहीं थे, इसी वजह से क्रांति असफल रही ऐसा माना जाता है। तो एक कमजोर और वृद्ध व्यक्ति जो कि बहादुर शाह जफर थे, उन्होंने इसका नेतृत्व किया था, उनके हाथों में इस क्रांति का नेतृत्व था, तो उसकी सफलता को लेकर संदेह जताया जाता है। इसके अलावा एक खास बात यह थी कि जो क्रांति के जो अन्य नेता थे उनमें तालमेल का अभाव था। अलग अलग जगहों पर अलग अलग नेता इसके लड़ रहे थे। जैसे हमने देखा कि झांसी में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई लड़ रही थी, इसके अलावा कानपुर में तात्या टोपे लड़ रहे थे, कानपुर नाना साहब लड़ रहे थे, लखनऊ में बेगम हजरत महल थी। तो अलग अलग नेतृत्व प्रदान किया जाता है क्रांति को अलग अलग क्षेत्रों में, तो उनमें आपस में तालमेल भी नहीं था और उनके पास कुछ ऐसे साधन नहीं थे, अत्याधुनिक संचार के साधन, जिससे वो आपस में तालमेल कर सकें। तो ये भी एक बड़ा कारण माना जाता है कि अयोग्य नेतृत्व, और जो नेता थे, जो अन्य नेता थे जो योग्य थे, नो डाउट, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई को हम शामिल कर सकते हैं, बेगम हजरत महल या नाना साहेब, तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई मुख्य रूप से योग्य नेता थे, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि उनमें तालमेल का अभाव था, तो इस वजह से भी ये क्रांति असफल रही। तो एक कारण ये माना जाता है क्रांति की असफलता का कि योग्य नेतृत्व, कुशल एवं योग्य नेतृत्व का अभाव।
इसका जो दूसरा कारण है वो है क्रांति का समय से पूर्व होना। बहुत महत्वपूर्ण है, वाकई में ये एक प्रमुख कारण माना जाना चाहिए कि क्रांति का समय से पूर्व होना। यानी क्रांति की जो तिथि तय की गई थी, आपको पता है पूर्व निर्धारित योजना अनुसार जो तिथि तय की गई थी वो थी 31 मई 1857। और लेकिन क्योंकि ये क्रांति शुरू हो गई 10 मई को ही, हमने देखा था कि मेरठ में जो विद्रोह हुआ है, मेरठ में जो विद्रोह हुआ है वहीं से ही क्रांति शुरू हो गई है। इसी वजह से, क्योंकि समय से पूर्व ही क्रांति शुरू हो गई थी और अंग्रेजों को जल्दी ही इस बात का पता चल गया था कि एक बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है उनके विरुद्ध, तो वो सतर्क हो गए थे, वो तैयारी उन्होंने पूरी कर ली थी। इस वजह से उन्होंने आसानी से इस क्रांति को दबा दिया। तो समय से पूर्व क्रांति का आरंभ होना एक प्रमुख कारण माना जाता है। आपको ये दोनों तथ्य अपने उत्तर में जरूर लिखना है कि 31 मई को शुरू होने वाली थी, लेकिन 10 मई को जो मेरठ विद्रोह है तब से इस क्रांति की शुरुआत मानी जाती, शुरू हो गई थी, तो अंग्रेजों को पहले पता चल गया। तो मेलिसन ने भी एक सेंटेंस जो कहा है, आप चाहें तो इसे उत्तर में शामिल कर सकते हैं। मेलिसन ने कहा है कि यदि पूर्व योजना के अनुसार ये क्रांति शुरू हो जाती तो भारत पर पुनः विजय प्राप्त करना लगभग उनके लिए असंभव था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति के दिल्ली में विस्तार के बारे में बताइए। दोस्तों, आपको पता है कि क्रांति जो थी भारत के कई हिस्सों में फैली थी और मुख्य रूप से ये उत्तर भारत में फैली है। हम बात करें दिल्ली की, इसके अलावा उत्तर प्रदेश के लगभग तमाम क्षेत्रों में क्रांति फैली थी, इसके अलावा बिहार में क्रांति फैली थी, या मध्य प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में क्रांति फैली थी, और कुछ राजस्थान के जो क्षेत्र थे वहाँ भी क्रांति थी। लेकिन दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में किस तरह से विस्तार इस क्रांति का हुआ, उसकी बात इस प्रश्न में आपसे पूछी जा रही है। किसी एक क्षेत्र केंद्र के बारे में आपसे पूछा जा सकता है परीक्षा में, कि कोई पूछ सकता है कि कई बार प्रश्न आ सकता है कि कानपुर में बताइए किस तरह से क्रांति का विस्तार हुआ, ये क्रांति किस तरह से क्रांति वहाँ पर हुई। तो हमारा प्रश्न है कि 1857 की क्रांति के दिल्ली में विस्तार के बारे में बताइए। देखिए, दिल्ली क्योंकि उस समय देश की राजधानी थी, सत्ता का प्रमुख केंद्र थी, ये बात आपको ध्यान रखनी। और जो हमने देखा कि जो मेरठ में विद्रोह हुआ था, जहाँ से इस क्रांति की शुरुआत हुई थी 10 मई 1857 को, तो जो मेरठ के जो विद्रोही सैनिक थे उस समय तक ऐसा माना जाता है कि जब तक वो दिल्ली नहीं पहुँच गए थे तो तब तक ये एक तरह से सैनिक विद्रोह मात्र था। तो सैनिकों ने सबसे पहले क्या कोशिश की, सैनिकों ने सबसे पहले दिल्ली पहुंचने की कोशिश की, क्योंकि दिल्ली में जो था मुगल बादशाह था और वो दिल्ली जो थी सत्ता का प्रमुख केंद्र थी और भारत की राजधानी था। तो दिल्ली पर अधिकार करना जरूरी था और दिल्ली का जो नेता था, दिल्ली का जो शासक था, उसे इस क्रांति का नेतृत्व दिया जाना आवश्यक था, ताकि इस क्रांति को वैधानिक रूप दिया जा सके, इस क्रांति को कानूनी रूप दिया जा सके। और यही किया विद्रोही, जो मेरठ के जो विद्रोही सैनिक थे वो सबसे पहले कहाँ पहुंचे, दिल्ली पहुंचे, और दिल्ली में उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना नेता चुना। और यहीं पर बहादुर शाह जफर ने जब इसके नेता चुन लिए गए तो उन्होंने जो भारत के तमाम राजा थे, शासक थे, उनको पत्र लिखकर अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति करने के लिए उनका आह्वान किया। तो इस प्रकार दिल्ली में क्रांति शुरू होती है। और लेकिन इस क्रांति का जो दिल्ली में वास्तविक नेता है, जिन्होंने क्रांति का नेतृत्व किया, वह है बख्त खां, जो कि सेनापति हैं मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के। तो वैसे नेता जो हैं वो बहादुर शाह जफर है, बहादुर शाह प्रथम ही हैं, लेकिन जो इनके सेनापति थे उनका नाम भी आपको अपने उत्तर में लिखना है, वो है बख्त खां, जो थे इसके प्रमुख नेता थे। इसके अलावा जो अंग्रेज अधिकारी जिन्होंने यहाँ विद्रोहियों का सामना किया या उस क्रांति को समाप्त किया, उसमें हम जॉन निकलसन को, लेफ्टिनेंट हडसन और विलोबी को मान सकते हैं। हडसन में मुख्य रूप से भूमिका निभाई यहाँ पर क्रांति को कुचलने के लिए। अगर बात करें कि जब कुछ समय बाद सितंबर के महीने में यहाँ पर क्रांति को दबा दिया गया और हडसन ने बहादुर शाह जफर को और उनकी जो पत्नी थी जीनत महल, उनको गिरफ्तार कर लिया, और उनके जो पुत्र थे, उनके 2 पुत्र और उनका एक जो पोता था, उनको उनकी आंखों के सामने ही गोली मार दी गई और इन दोनों को रंगून निष्कासित कर दिया गया, जहां पर बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो गई 1862 ईस्वी में, और इस प्रकार मुगल साम्राज्य था समाप्त हो गया। तो हम ये ज़्यादा चीज़ें लिखने की आवश्यकता नहीं, लेकिन हाँ ये लिखेंगे आपकी नेतृत्व दिल्ली में किस तरह से इस क्रांति का विस्तार हुआ, उसमें बहादुर शाह जफर के बारे में लिखना है, मेरठ से लोग किस तरह से वहाँ आए और क्यों आए वो चीज़ लिख देनी है। इसके अलावा आपको लिखना है कि बख्त खां ने किस तरह से नेतृत्व किया और कौन कौन से अंग्रेज अधिकारी थे जिन्होंने इस विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और उसके बाद बहादुर शाह जफर का क्या हुआ। तो ये पूरा उत्तर में आपको चीजें शामिल करनी है। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति के पश्चात सैनिक क्षेत्र में हुए परिवर्तनों का उल्लेख कीजिए। देखिए दोस्तों, 1857 की क्रांति हो गई और वो असफल भी हो गई, लेकिन इस क्रांति के कुछ परिणाम निकले थे और बहुत महत्वपूर्ण परिणाम थे, और उनमें कई परिणाम हैं। लेकिन हमारे यहाँ आपसे प्रश्न में पूछा गया है सैनिक क्षेत्र में जो परिवर्तन हुए उनके बारे में आपसे पूछा गया है कि सैनिक क्षेत्र में कौन कौन से परिवर्तन हुए, इसके बाद देख लेते हैं। तो दोस्तों, सैनिक क्षेत्र में जो परिवर्तन हुए, अंग्रेजों ने ये देखा था कि जब ये क्रांति हुई थी तो इसमें मुख्य रूप से जो बंगाल और अवध के जो सैनिक थे उन्होंने इस क्रांति में भाग लिया था मुख्य रूप से। तो इसके अलावा जो अधिकांश जो राजे रजवाड़े थे वो इस क्रांति से अलग रहे थे।
तो अंग्रेजों ने इस सेना का पुनर्गठन किया। उन्होंने देखा कि भारतीयों की संख्या जो है सेना में कम की जानी चाहिए और किसी खास क्षेत्र विशेष के जो सैनिकों को नहीं लिया जाना चाहिए, बल्कि सभी क्षेत्रों से अलग अलग जाति वर्ग के लोगों को उन्होंने सेना में भर्ती करना शुरू कर दिया इस क्रांति के बाद, ताकि आगे इस तरह की कोई क्रांति उनके खिलाफ ना हो सके। तो सबसे पहला काम उन्होंने क्या किया, सेना सम्मिश्रण योजना उन्होंने लागू की। अपने उत्तर में आपको शामिल करना है कि 1861 में, जितने तथ्य आपके उत्तर में होंगे, इतिहास की खास बात है, विश्लेषणात्मक प्रश्नों की बात अलग है, लेकिन अगर ज्यादातर प्रश्नों के उत्तर में आपको अपने तथ्य आपको पेश करने होते हैं कि आप जो बात कर रहे हैं उसके पक्ष में कोई स्रोत या कोई तथ्य आपको जरूर रखना होता है। इसीलिए इतिहास कोई कहानी किस्सा, केवल कहानी किस्सा नहीं, कहानियाँ किस्से अवश्य होते हैं, उसे मजेदार बनाने के लिए होते हैं, लेकिन केवल इतना ही नहीं है, बल्कि उनके ठोस प्रमाण अवश्य होते हैं, याद रखिए। तो 1861 ईस्वी में सेना का सम्मिश्रण योजना उन्होंने लागू की और योजना के अनुसार क्या, कंपनी की जो सेना थी उसे हस्तांतरित कर दिया गया। किसे, ब्रिटिश ताज को हस्तांतरित कर दिया गया, ब्रिटिश सरकार को हस्तांतरित कर दिया, क्योंकि हमने देखा था कि जब ये विद्रोह समाप्त हुआ तो इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का भी समाप्त कर दिया गया और उसकी जो सारी सत्ता थी वो ब्रिटिश सरकार ने अपने हाथ में ले ली और अब भारत में ब्रिटिश ताज का शासन माना गया था। तो ये हस्तांतरित कर दी गई। इसके अलावा एक पील कमीशन भी बनाया गया, एक आयोग बनाया गया जिसे पील आयोग कहते हैं, पील कमीशन। उसने अपनी रिपोर्ट में कहा कि ब्रिटिश सैनिकों की संख्या, जो सेना है उसमें ब्रिटिश सैनिकों की संख्या में बढ़ोतरी की जानी चाहिए और सेना के जो प्रमुख पद हैं वो यूरोपियों को ही दिए जाने चाहिए, भारतीयों को नहीं दिए जाने चाहिए। इसके अलावा सेना में विभिन्न क्षेत्रों के सैनिकों को भी भर्ती किया जाने लगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि क्रांति जो थी उसके सैनिक परिणाम क्या निकले, सैनिक क्षेत्र में क्या क्या परिवर्तन सरकार ने किए। अब लेते हैं दोस्तों इसके निबंधात्मक प्रश्नों को। पहला निबंधात्मक प्रश्न है, 1857 की क्रांति के प्रारंभ, विस्तार और प्रमुख नायकों का उल्लेख कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है और इस एक प्रश्न में कई प्रश्न आपके तैयार हो सकते हैं। फिर एक बार वही चीज मैं आपको बता देता हूं कि हम यहां पर महत्वपूर्ण बिंदु ही लिख रहे हैं आपके लिए, कुछ महत्वपूर्ण बातें लिखी है जिनको आपको अपने उत्तर में शामिल करना है। भाषा जो है उत्तर की वो आपकी हो सकती है, आप चाहे इसे पॉइंट वाइज लिखते रहें, बिंदुवार लिखें, चाहे उसे आप पैराग्राफ वार लिखें, कैसे भी लिखें आपका उत्तर हो सकता है, लेकिन ये जो बातें हैं ये आपके उत्तर में शामिल होनी चाहिए जिनको हमने यहाँ पर उल्लेख जिनका किया है। तो देखते हैं क्या 18 सबसे पहले प्रश्न में पूछा गया आपसे प्रारंभ कैसे हुआ, तो हमें बताना कि प्रारंभ कैसे हो गया क्रांति का। इसके बाद बताना कि कहाँ कहाँ ये क्रांति फैली, जो प्रमुख केंद्र थे क्रांति के उनके बारे में, और इसके प्रमुख नायक कौन कौन से थे वो भी आपको बताने हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले इस क्रांति की शुरुआत हम कहाँ से देखते हैं। बरहमपुर एक जगह है, वहाँ पर 19वीं नेटिव इन्फेंट्री जो थी, सबसे पहले उन्होंने जो इनफील्ड राइफल के इस्तेमाल, यानी इनफील्ड राइफल में जो कारतूस इस्तेमाल होता है जिस पर चर्बी लगी हुई थी गाय और सूअर की, उसको प्रयोग करने से मना कर दिया, तो अंग्रेजों ने इसे भंग कर दिया। तो यहाँ 19वीं नेटिव इन्फेंट्री का उल्लेख करना जहाँ से शुरुआत हो रही है। इसके बाद 34वीं नेटिव इन्फेंट्री की बात आती है तो उनके सिपाही जो थे मंगल पांडे, जो बहुत प्रसिद्ध हैं, इस क्रांति के सबसे पहले नायक माने जाते हैं मंगल पांडे। इस क्रांति को शुरू करने वाले पहले स्वतंत्रता सेनानी की संज्ञा भी इन्हें कई बार दी जाती है। तो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के जो सिपाही थे मंगल पांडे, उन्होंने भी कारतूसों का इस्तेमाल करने से मना कर दिया और जब अंग्रेज अधिकारी ने जबरदस्ती की तो उन्होंने हत्या कर दी और उसके बाद उन्हें मंगल पांडे को फांसी लगा दी गई और इस जो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री थी उसको भी भंग कर दिया गया। इसके बाद 7वीं अवध रेजिमेंट की आप बात करेंगे, उससे भी, क्योंकि 7वीं अवध रेजिमेंट थी उसने भी इन कारतूसों के प्रयोग के इस्तेमाल को मना कर दिया, इनकार कर दिया, तो उसे भी भंग कर दिया गया। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण घटना थी जहाँ से क्रांति शुरू, इससे तो आप कम से कम अवश्य ही अपने उत्तर में शामिल करें। अगर आपको ये चीज़ें याद नहीं रहती कि 19वीं 34वीं और 7वीं नेटिव इन्फेंट्रीज आपको याद नहीं रहती है, अवध रेजिमेंट याद नहीं रहती है, तो कम से कम जो मेरठ विद्रोह थे वहाँ से हमें इसकी शुरुआत करनी है। प्रारंभ कहाँ से हुआ, 10 मई 1857 को जब मेरठ में 90 सिपाही जो थे उन्होंने इन कारतूसों के, जो चर्बी वाले जो कारतूस थे, उनके इस्तेमाल के लिए मना कर दिया और जब उन्हें सजा दी गई, इसकी नेटिव कैवलरी जो थी उसको भंग कर दिया गया, तो सिपाहियों ने अपने जो अंग्रेज अधिकारी थे उनकी हत्या कर दी और अपने जो साथी थे उनको वहाँ से छुड़ा लिया, उनको छुड़ाकर, और इसके बाद वो कहाँ, दिल्ली की ओर कूच कर लिया। तो ये जो मेरठ विद्रोह है, ये मेरठ का जो सैनिक विद्रोह है जो 10 मई को होता है, इसका उल्लेख जरूर आपको अपने उत्तर में करना है, क्योंकि यहीं से वो क्रांति प्रारंभ होती है। इसके बाद आप देखते हैं कि ये जो विद्रोही सैनिक हैं ये कहाँ चले जाते हैं, ये दिल्ली पहुँचते हैं। जो मेरठ से 50 किलोमीटर दूर दिल्ली है वहाँ वो पहुँचते हैं और वहाँ क्योंकि दिल्ली सत्ता का प्रमुख केंद्र थी और वहाँ बहादुर शाह जफर के पास वो जाते हैं और बहादुर शाह जफर को अपना नेता चुनते हैं। और इसके बाद बहादुर शाह जफर जब नेता बन जाते हैं इस क्रांति के, तो वो जो भारत के जो प्रमुख राजा थे और शासक थे उनको पत्र लिखते हैं इस क्रांति में शामिल होने के लिए। लेकिन दिल्ली में अगर बात करें तो यहाँ वास्तविक जो नेता थे बख्त खां जो थे, सेनापति थे जिन्होंने अंग्रेज़ों से यहाँ संघर्ष किया था सीधा। और कौन कौन से अंग्रेज अधिकारी थे जिन्होंने इस विद्रोह को दबाने में भूमिका निभाई थी, उसमें जॉन निकलसन है, लेफ्टिनेंट हडसन है, विलोबी है। हडसन की महत्वपूर्ण भूमिका थी, इनका नाम जरूर आप याद रखें।
इसके बाद बहादुर शाह के साथ क्या हुआ ये भी आप जरूर लिखते हैं। बहादुर शाह प्रथम और उनकी जो पत्नी थी जीनत महल, उन्हें रंगून निष्कासित कर दिया गया, जहां बहादुर शाह जफर की बाद में 1862 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। और उनके कहते हैं कि ये जो खूनी दरवाज़ा, आज भी जो लाल किले में खूनी दरवाज़ा है, वहाँ पर इनके जो पुत्र थे, 2 पुत्र थे और एक इनका जो पोता था, उनकी हत्या कर दी गई और कोतवाली में उनके सर लटका दिए गए, ताकि इस तरह के विद्रोह दोबारा ना हो। तो दिल्ली में इस तरह का विद्रोह। इसके बाद कानपुर, ये जो विद्रोह है कानपुर पहुँचता है। कानपुर की अगर हम बात करें, कानपुर में नाना साहेब, जिन्हें धोंदू पंत के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था, जो कि पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। और क्योंकि अंग्रेजों ने उन्हें पेशवा नहीं माना था और उन्हें पूना से निकाल दिया था, इसीलिए उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। और यहाँ पर जो सेनापति थे नाना साहेब के, वो थे तात्या टोपे, जिन्हें रामचंद्र पांडुरंग जिनका वास्तविक नाम है, और जो कि गुरिल्ला युद्ध पद्धति में युद्ध में बहुत ही कुशल थे। इसके अलावा अजीमुल्ला खां एक और नेता यहाँ पर क्रांति के दिखते हैं, जो कुशल राजनीतिज्ञ थे, उन्होंने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नाना साहेब के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने कानपुर पर अधिकार कर लिया था और कानपुर पर 2 बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं। एक तो सतीचूरा घाट की घटना और दूसरी है बीबी घर जो हत्याकांड है, अंग्रेजों के खिलाफ हुआ। इसमें काफ़ी अंग्रेज मारे गए ऐसा मानते हैं। और जो अंग्रेज अधिकारी जिन्होंने यहाँ पर पुनः अधिकार करने में भूमिका निभाई थी, उसमें कॉलिन कैंपबेल प्रमुख हैं। व्हीलर का नाम भी आप लिख सकते हैं, लेकिन कॉलिन कैंपबेल जो है सबसे प्रमुख है, जिन्होंने कानपुर पर पुनः अधिकार कर लिया। दोस्तों, कानपुर का जो घटनाक्रम है सबसे महत्वपूर्ण है। अवध और कानपुर के जो घटनाक्रम सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत ही भयंकर विद्रोह हुए थे। अब बात करें लखनऊ या अवध की, तो लखनऊ में या अवध में विद्रोह का नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने, और इन्होंने अपने पुत्र ब्रिजेश कद्र को यहाँ लखनऊ का नवाब घोषित कर दिया था। ब्रिजेश कद्र का नाम जरूर उल्लेख करें अपने उत्तर में आप। यहाँ जो सिपाही, यहाँ के विद्रोह की खास बात दोस्तों ये थी कि यहाँ एक प्रमुख उपलब्धि थी कि यहाँ हिंदू और मुसलमान दोनों ने मिलकर विद्रोह किया एक साथ, और अपनी धार्मिक जो भावनाएं थी, उनके अपनी जो धार्मिक बायस उनके थे, धार्मिक विभिन्न प्रकार की जो एक दूसरे के प्रति गलत फहमियाँ थी, उनको भुलाकर एक साथ अंग्रेजों के खिलाफ वो उठ खड़े हुए हैं। अंग्रेज अधिकारी हेनरी लॉरेंस की यहाँ मृत्यु हो जाती है विद्रोहियों का सामना करते हुए, और जनरल हैवलॉक तथा आउटरम भी असफल होते हैं। लेकिन सर कॉलिन कैंपबेल यहाँ एक बार फिर कॉलिन कैंपबेल जो है वो यहाँ आते हैं और लखनऊ पर वो पुनः अधिकार करने में सफल होते हैं। और यहाँ कहते हैं कि उन्होंने गोरखा रेजिमेंट की सहायता से लखनऊ पर पुनः अधिकार किया था। अब बात करें झांसी, सबसे प्रसिद्ध झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। यहाँ विद्रोह का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया है। और इसके अलावा उन्होंने, इसका मुख्य कारण ये था कि क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई का एक जो पुत्र हुआ था उसकी मृत्यु हो गई थी 4 माह बाद, तो अंग्रेजों ने उन्हें दत्तक पुत्र गोद लेने के लिए इनकार कर दिया था और उनके राज्य को हड़प लिया था। इसी वजह से रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। और इसके साथ क्योंकि कानपुर पर जब अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया, तो झांसी में तात्या टोपे भी झांसी में रानी लक्ष्मीबाई के साथ अंग्रेजों से युद्ध करते हुए दिखाई देते हैं। और यहाँ ग्वालियर युद्ध में उन्होंने महाराजा सिंधिया को पराजित किया था। सिंधिया बाद में जाकर अंग्रेजों से मिल गए थे। और 17 जून 1858 ईस्वी को वीरगति को प्राप्त होती है महारानी लक्ष्मीबाई। और जनरल ह्यू रोज का सेंटेंस जो वाक्य है प्रसिद्ध, वो भी आप लिख सकते हैं कि विद्रोहियों में वह अकेली मर्द थी। अगला देखते हैं बिहार। तो बिहार में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसने किया? तो कुंवर सिंह ने क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था, और जो कि जगदीशपुर आरा के जमींदार थे और अंग्रेजों ने उनकी जमीनें छीन ली थी, उनकी जमींदारी छीन ली थी, इसलिए वो अंग्रेजों के विरुद्ध उन्होंने विद्रोह किया था। और इसमें जो प्रमुख अंग्रेज सेनापति, उनमें मिलमैन, कर्नल डैक्स और मेजर डगलस को इन्होंने पराजित किया था। लेकिन जेम्स नील जो थे, उन्होंने वापस बिहार पर अधिकार करने में सफलता प्राप्त की थी। फिर देखते हैं रुहेलखंड या फैजाबाद को। तो यहाँ अहमदुल्ला जो थे, उन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया था, और वो मेवात के किसान आंदोलन से भी वो जुड़े हुए थे। अब राजस्थान की बात करें, राजस्थान के बारे में कुछ तथ्य आप लिख सकते हैं कि अधिकांश जो रियासतें थी राजस्थान की, वो अंग्रेजों के साथ मिली हुई थी, शामिल थी, उनके प्रति वफादार बनी रही है। लेकिन विशेषकर जो अंग्रेज कुछ यहाँ भी सैनिक विद्रोह प्रमुख रूप से हुए हैं, जिनमें नसीराबाद की छावनी है जहाँ विद्रोह की शुरुआत होती है राजस्थान में। इसके अलावा नीमच और एरनपुरा के सैनिक विद्रोह का भी उल्लेख आप कर सकते हैं। और यहाँ एक प्रमुख व्यक्ति है जिनका उल्लेख आपको जरूर अपने उत्तर में करना है, वो है आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह का, जो अंग्रेजों के साथ हुए थे, उसके बारे में लिख दें। और इसके अलावा कोटा में जो जन विद्रोह हुआ था उसके बारे में भी उल्लेख कर दें। तो इस प्रकार राजस्थान के बारे में बता दें आप। दक्षिण भारत, क्योंकि आधुनिक अनुसंधानों से पता चलता है कि दक्षिण भारत में भी विद्रोह हुआ था, और इसको विद्रोह के जो प्रमुख केंद्र थे उसको अपने उत्तर में आप गोवा, महाराष्ट्र, विशाखापट्टनम, बंगलोर, गोलकुंडा, पौंडीचेरी, इनको आप शामिल कर सकते हैं अपने उत्तरों में। और यहाँ जो प्रमुख नेता थे उनके नाम भी आपको अपने उत्तर में लिखने हैं, जिनमें रंगा बापूजी गुप्ते, जो 17 में जिन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया था, सोनाजी पंडित हैं, रामाराव पांगे हैं, मौलवी सैयद अलाउद्दीन हैं, आदि का उल्लेख आप कर सकते हैं प्रमुख नेताओं के रूप में। इसके अलावा ये भी लिख सकते हैं कि जो मद्रास था, वहाँ पर हिंदू जो मंदिर थे, प्रमुख केंद्र थे क्रांतिकारियों के, और वेल्लोर में भी जमींदारों द्वारा विद्रोह किया गया। अंत में ये एक आपको
सारणी दी गई है, इसकी सहायता से आप पता कर सकते हैं कि किस तरह से पूरा उत्तर आप याद कर सकते हैं। ये पूरी सारणी है क्रांति की, जिसमें प्रमुख केंद्र आपको दिए गए हैं और कौन कौन से प्रमुख नायक हैं जिन्होंने नेतृत्व प्रदान किया क्रांति को, वो, और यहाँ अंग्रेज अधिकारी। आप यहाँ, क्योंकि हम इसके बारे में पहले भी डिटेल से पढ़ चुके हैं और जितनी चीज़ें हमने पिछले ये पढ़ी है अभी इस उत्तर में, उनका एक तरह से सारांश है ये। तो आप वीडियो को पॉज करके आप एक बार इस सारणी अपने कॉपी में लिख सकते हैं। तो दोस्तों अब दूसरा प्रश्न लेते हैं निबंधात्मक प्रश्नों में। दूसरा प्रश्न है 1857 की क्रांति के परिणामों पर प्रकाश डालिए। परिणाम हमसे पूछ रहे हैं कि क्या परिणाम हुए दोस्तों इसके। दोस्तों ये जो क्रांति थी ये हालांकि असफल हो गई थी, लेकिन इसके बहुत ही परिणाम ऐसे थे जो दूरगामी थे और ऐतिहासिक परिणाम थे। इनकी वजह से जो आगे का इतिहास है वो पूरी तरह से बदल जाता है। तो किस तरह से इस क्रांति ने प्रभावित किया इतिहास को और कौन कौन से परिवर्तन हुए, उनके बारे में चर्चा करते हैं एक एक करके। सबसे पहले देखते हैं कि कंपनी के शासन का अंत हो गया। दोस्तों 1857 की जो क्रांति थी उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में शासन कर रही थी और मुख्य रूप से उसी के जो विरुद्ध ये विद्रोह हुआ था, ये क्रांति हुई थी, उनकी जो नीतियां थी। तो ब्रिटिश सरकार को लगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध, क्योंकि इस तरह की उनकी नीतियों की वजह से ये क्रांति हुई है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत में समाप्त कर दिया गया पूरी तरह से और उनके हाथ से शासन लेकर ब्रिटिश सरकार ने अपने हाथ में भारत का शासन ले लिया। और अब उन्होंने क्या किया कि एक घोषणा, इस समय एक घोषणा हुई है रानी विक्टोरिया की घोषणा। आपको अपने उत्तर में जरूर इस बात को शामिल करें कि 1 नवंबर 1858 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया ने घोषणा की कि आज से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त होता है और जो भारत का जो शासन है वो पूरी तरह से ब्रिटिश सरकार के हाथ में लिया जाता है। इसके अलावा यहाँ जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को संचालित करने वाले 2 चीज़ें थी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी समाप्त कर दिया गया। तो ये भी याद रखें, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो थे उनके शासन को भी समाप्त कर दिया गया और उनकी जगह एक भारत के शासन के लिए एक भारत परिषद बनाई गई, जिसमें 15 सदस्य थे। 15 सदस्यीय एक भारत परिषद का गठन किया गया और उसका प्रमुख था भारत सचिव या भारत मंत्री, जो कि सीधे किससे रिपोर्ट करता था, जो सीधे ही ब्रिटिश ताज को या ब्रिटिश संसद को रिपोर्ट करता था, अपना प्रतिवेदन सौंपता था। तो अब भारत परिषद का गठन कर दिया गया भारत पर शासन चलाने के लिए, जो कि 15 सदस्यीय थी। इसके अलावा गवर्नर जनरल का जो पद था वो भी समाप्त कर दिया गया और उसकी जगह वायसराय का पद सृजित कर दिया गया। और जो भारत के प्रथम वायसराय थे कैनिंग थे, क्योंकि उस समय कैनिंग जो थे वो गवर्नर जनरल थे, तो इसीलिए वो उस समय भारत के पहले वायसराय भी बन जाते हैं। दूसरा कारण देखते हैं कि सेना का पुनर्गठन किया गया। अंग्रेजों को पता था कि ये जो विद्रोह था, ये जो क्रांति थी, मुख्य रूप से सैनिक विद्रोह के रूप में शुरू हुई थी। तो इसकी जो जड़ें थी उन्हें पता था कि सेना के सैनिकों के विद्रोह में ही इसकी जड़ें थी। तो वहाँ इन्होंने सबसे पहले क्या किया, सेना का पुनर्गठन किया और सबसे पहले उन्होंने जो कंपनी की जो सेना थी उसे ब्रिटिश सरकार ने अपने हाथ में ले गया। उस कंपनी की सेना सरकार को सौंप दी गई, हस्तांतरित कर दी गई और सरकार एक योजना लेके आई जिसे सेना सम्मिश्रण योजना कहते हैं 1861 ईस्वी में। इसके अलावा एक पील कमीशन भी बनाया गया, पील आयोग का गठन किया गया, जिसने अपनी रिपोर्ट में कहा कि जो सेना है उसमें भारतीयों की जगह ब्रिटिश सैनिकों की संख्या की बढ़ोतरी की जानी चाहिए, यानी कि उसके अनुपात उसने 1:3, 1:2 ऐसा कुछ करके उसने अनुपात बताया कि एक ब्रिटिश सैनिक पर कम से कम 3 भारतीय या 3 भारतीय पर कम से कम 1 ब्रिटिश सैनिक होना चाहिए। तो इस तरह ब्रिटिश सैनिकों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए और जो सेना के जो प्रमुख पद थे उन पर, सेना के प्रमुख पदों पर यूरोपियों को ही बैठाया जाना चाहिए। इसके अलावा सेना के अंदर विविधता लाई जानी चाहिए, यानी सेना के अंदर विविध क्षेत्रों के, जाति वर्ग के सैनिकों को शामिल किया जाना चाहिए। किसी एक क्षेत्र से ही सेना का गठन नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि अंग्रेजों को पता था कि जब ये 1857 की जो क्रांति हुई थी इसमें मुख्य रूप से अवध के जो सैनिक थे और जो इसके अलावा जो कानपुर के जो सैनिक थे और ये बंगाल के जो सैनिक थे उनमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसी वजह से उन्होंने कहा कि सेना को विभिन्न क्षेत्रों से विविधता इसके अंदर होनी चाहिए। इसके बाद उन्होंने भारतीयों के नरेशों के प्रति उनका नीति में पूरी तरह से परिवर्तन आ गया, क्योंकि उन्होंने देखा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया था कि भारतीय जो नरेश थे उनकी जो सत्ता थी, उनके जो अधिकांश क्षेत्र थे वो कब्जा लिए थे। लेकिन जब ये विद्रोह हुआ था 1857 की क्रांति, तो मुख्य रूप से ये जो भारतीय नरेश थे यही अंग्रेजों के प्रति वफादार बने रहे, उनके लिए ढाल का काम किया और इसी वजह से शायद अंग्रेज जो है वो ये क्रांति को दबाने में सफल हुए थे। तो उन्होंने उनके प्रति नीति को हमेशा के लिए परिवर्तन कर दिया और उन्होंने सीमा विस्तार की नीति समाप्त कर दी और इसके अलावा इनको दत्तक पुत्र गोद लेने की अनुमति भी प्रदान कर दी गई और शासकों के अधिकार, गौरव और सम्मान की रक्षा का विश्वास दिलाया गया। और इसी वजह से हम देखते हैं कि जो आगे जो भारत की स्वतंत्रता संग्राम जो है भारत का आगे का 90 वर्षों का, उसमें इनकी कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है, जो राजे रजवाड़े थे। इसके अलावा अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की नीति को बढ़ावा दिया, क्योंकि उन्होंने देखा था कि किस प्रकार भारत की जो विभिन्न वर्ग थे, विभिन्न जातियां थी और हिंदू मुस्लिम जो थे आपस में किस तरह से एक होकर अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े थे। तो उन्होंने अब पूरी तरह से ठान लिया था कि इन समुदायों को एक नहीं होने देना है। तो उनके प्रशासन की नीति का एक प्रमुख आधार बन गई फूट डालो और राज करो की नीति।
इसके अलावा उन्होंने अब आर्थिक शोषण करना प्रारंभ कर दिया। अभी तक हम देख रहे थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई थी, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी के विपरीत उन्होंने अब साम्राज्य विस्तार की नीति को त्याग दिया। भारत में उन्होंने कहा कि अब हम कोई भी नया क्षेत्र भारत में नहीं जीतेंगे, और उन्होंने आर्थिक शोषण को पूरी तरह से, आर्थिक धन को भारत से आर्थिक धन के निष्कासन पर पूरा ध्यान दिया, और उन्होंने प्रादेशिक विस्तार के स्थान पर और समस्त वित्तीय भार उन्होंने जो क्रांति का जो समस्त वित्तीय भार था वो भी भारतीयों पर डाल दिया, और सार्वजनिक ऋण और ब्याज की जो पूंजी उन्हें प्राप्त होती थी सब वो ब्रिटेन लेके चले गए। तो इस प्रकार उन्होंने भारत के आर्थिक शोषण की शुरुआत की। इसके अलावा ये राष्ट्रीय आंदोलन को प्रोत्साहन देने का एक प्रमुख कारण था दोस्तों। जो 1857 की जो क्रांति हुई थी, इसने सबसे अगर सुखद कोई परिणाम इसका निकलता है तो वो यही है कि इस पूरी क्रांति ने हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को, जो आगे 90 वर्षों तक जो हमारा आंदोलन चलना था 1947 तक, उसको एक प्रेरणा स्रोत के रूप में उसके लिए काम किया। और एक तरह से माना जाता है कि जिस दिन ये क्रांति शुरू होती है, जिस दिन ये क्रांति समाप्त हुई 1857 की क्रांति, उसी दिन से एक तरह से भारत की आज़ादी का नया संग्राम, स्वतंत्रता का संग्राम शुरू हो गया, जो कि अगले 90 वर्षों तक चला है। इसने एक तरह से पूरे हमारी जो आज़ादी थी उसको प्रेरित किया था। हमारी आज़ादी की जो स्वतंत्रता जो सेनानी थे, जो जितने भी हमारे जो नायक थे आज़ादी के, वो इससे प्रेरणा लेकर उन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। तो एक प्रमुख रूप से राष्ट्रीय आंदोलन को इसने प्रभावित किया है, इस क्रांति ने। तो इस प्रकार दोस्तों आज हमने पूरा ये जो इसके महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर थे, चाहे वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो, चाहे अति लघुतरात्मक प्रश्न हो, चाहे वो लघुतरात्मक हो, निबंधात्मक हो, उन पर विस्तार से चर्चा कर ली है, बात कर ली है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको भी ढंग से समझ में आएगा। आज हमारा ये जो टॉपिक है 1857 की क्रांति, वो भी समाप्त हो गया है। हमने बहुत विस्तार से इस टॉपिक को पढ़ा है, और उम्मीद करते हैं कि कोई भी प्रश्न आपका शायद नहीं छूटे आपकी जब परीक्षा हो। और तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।